Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from Government College, राजसमंद। आज हम इस वीडियो में रंध्र गति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। मीन्स थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या है? Transpiration is the loss of water in the form of vapor from living tissues of aerial parts of the plant. Plants के पादपों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के फॉर्म में वातावरण में रिलीज होना, वातावरण में उसका ह्रास होना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का जो ह्रास हो रहा है वातावरण में वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा पानी वेपर्स के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है। वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं स्टोमेटा जो कि एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीफ की सरफेस पर या कुछ हर्बेशियस प्लांट्स में स्टेम पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बीन शेप्ड, जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, यानी कि किडनी शेप, और दूसरे होते हैं डम्बल शेप्ड। बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड स्टोमेटा डायकॉट्स में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, जबकि किडनी शेप डम्बल शेप्ड जो स्टोमेटा है वो मोनोकॉट्स या एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। यहाँ पे बी शेप्ड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये दो गार्ड सेल्स हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन द्वार कोशिकाओं के बीच में जो कैविटी जो शो हो रही है, स्टोमेटा ओपन होने के बाद जो कैविटी डेवलप हो रही है उसको कहा जाता है स्टोमेटल पोर। और गार्ड सेल्स के चारों तरफ ये जो येलो से जो कोशिकाएं प्रेजेंट है इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स, और ये ग्रीन कलर की जो सेल्स हैं ये कहलाती हैं एपिडर्मल सेल्स, मींस एपिडर्मिस की कोशिकाएं। ट्रांसपिरेशन सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने मेजर किया था। उन्होंने नोटिस किया था कि प्लांट्स भी एनिमल्स के समान ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर भी रिलीज करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसके द्वारा वो प्लांट्स कितना पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर रिलीज कर रहे हैं उसको मेजर किया जा सके। प्लांट्स लगभग जितना भी पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें से लगभग 99% वाटर इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वो एनवायरनमेंट में, वातावरण में वेपर्स के फॉर्म में बाहर रिलीज कर देते लगभग। इसलिए ये लगभग 1% वाटर ही यूटिलाइज करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। पानी का जो मूवमेंट रूट से लीव्स तक जो हो रहा है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है। नाउ थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई। स्टोमेटल मूवमेंट है क्या? इट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो प्रोसेस कि ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्र गति। स्टोमेटा यानी कि रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को रंध्र गति कहा जाता है। इसके लिए समय समय पर कई प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत। दूसरी है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, यानी कि स्टार्च शुगर अंतर परिवर्तनवाद, थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, और एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट या फिर पोटेशियम पंप थ्योरी भी कहा जाता है। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, यानी कि गार्ड सेल्स यानी कि द्वार कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत। इस थ्योरी को वॉन मोल ने 1856 में दिया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि स्टोमेटा लाइट में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। मीन्स दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने प्रपोज किया, क्योंकि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करने की वजह से यहाँ पे गार्ड सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन की वजह से गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि परासरण
परासरणी दाब इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस होता है, यानी कि अंतःपरासरण हो रहा है। मीन्स पानी अपनी सहायक कोशिकाओं से होते हुए गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स फूल जाती हैं और गार्ड सेल्स के फूलने की वजह से वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये थ्योरी दी थी वॉन मॉलन 1856 में। उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, जैसे रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे लाइट में फोटोसिंथेसिस हुई गार्ड सेल्स में, फोटोसिंथेसिस की वजह से शुगर का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ गार्ड सेल के अंदर। तो एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया हुई, मीन्स अंतःपरासरण की प्रक्रिया हुई, जिसमें पानी बाहर से मीन्स बाहर की कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करती हैं और इसकी वजह से गार्ड सेल्स फूल जाती हैं, इट बिकम्स टर्जिड यानी कि स्फीत हो जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा मान्य नहीं रही, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि अगर ये थ्योरी एप्लीकेबल है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ स्टोमेटा फुल्ली बहुत वाइडली ओपन हो जाने चाहिए, मीन्स स्टोमेटल पोर एकदम अच्छे से खुल जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, जबकि यहाँ पे देखा गया कि स्टोमेटा पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहे, वो पार्शियली क्लोज रहते हैं, पार्शियली बंद रहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पुअरली डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से उतना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो सके। तो ये कुछ दो डीमेरिट्स हैं इस थ्योरी के, जिसकी वजह से ये थ्योरी ज्यादा मान्य नहीं रही। नेक्स्ट थ्योरी इज स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। ये थ्योरी लॉयड ने दी थी 1908 में। उनके अनुसार गार्ड सेल्स की जो टर्जिडिटी है वो स्टार्च और शुगर के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, स्टार्च और शुगर के इंटरकन्वर्जन अंतर परिवर्तन पर डिपेंड कर रही है, उस पर निर्भर है। उन्होंने पाया कि दिन के समय में गार्ड सेल्स में शुगर पाई जाती है, जबकि रात के समय में स्टार्च पाया जाता है। इनके अनुसार दिन के समय में जो शुगर बन रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो रात के समय में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। दिन में शुगर बनने की वजह से उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहा है, जबकि रात के समय में जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है गार्ड सेल्स का, जिसकी वजह से उसमें स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। सारे ने 1926 में बताया कि स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो पीएच पर डिपेंड कर रही है। उनके अनुसार हाई पीएच यानी कि लगभग पीएच 7 या उससे ज़्यादा पर स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, और जबकि लो पीएच यानी कि पीएच 5 के आसपास स्टोमेटा बंद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएच ही स्टार्च और शुगर के इंटरकन्वर्जन को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि हाई पीएच पर शुगर प्रेजेंट है, शुगर बन जाता है, और लो पीएच पे शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। सारे ने इन्हें सपोर्ट किया था, सारे के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था स्कार्थ और स्मॉल और उनके साथियों ने। जिन और टुंग ने 1948 में उन्होंने गार्ड सेल्स से एक एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कन्वर्जन में, स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के कन्वर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने ये बताया कि इस प्रोसेस के दौरान, स्टार्च और ग्लूकोज की प्रोसेस के दौरान, एक फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टीवर्ट ने 1964 में ये बताया कि फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, conversion of starch into glucose 1 phosphate is not sufficient. Means starch glucose 1 phosphate में convert हो रहा है, तो glucose 1 phosphate sufficient नहीं है स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। उसको glucose 1 phosphate को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना भी जरूरी है to increase the osmotic pressure of the guard cell,
गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तभी गार्ड सेल्स ओपन हो पाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रोसेस के लिए एटीपी की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बताई हुई है, जैसे स्टोमेटा ओपन के समय में स्टार्च और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अगेन इट converts into glucose 6 phosphate in the presence of enzyme phosphoglucomutase. Glucose 6 phosphate then converts into glucose and phosphate in the presence of enzyme phosphatase. Phosphatase enzyme के presence में glucose 6 phosphate ग्लूकोज और फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ग्लूकोज बन गया तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया और गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी, अंतःपरासरण की क्रिया होगी, जिसकी वजह से गार्ड स्टोमेटा ओपन हो पाएंगे। स्टोमेटा क्लोजिंग के टाइम पर ग्लूकोज एटीपी को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अगेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में स्टार्च और फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो स्टार्च बनने की वजह से वहां पे पीएच कम हो रहा है और पीएच कम होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझाया गया है कि लाइट में क्या क्रिया हो रही है। लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है लीफ की सेल्स में, लीफ की कोशिकाओं में। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच इंक्रीज होगा गार्ड सेल्स के अंदर। पीएच इंक्रीज होगा तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा, और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि परासरणी दाब इंक्रीज होगा गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होगा, मींस पानी सब्सिडरी सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल्स के अंदर की तरफ मूव करेगा, और गार्ड सेल्स में अगर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से गार्ड सेल्स फूल जाएंगे, और फूलने की वजह से गार्ड सेल्स स्ट्रेच होंगी, तो इसकी वजह से स्टोमेटा का अपर्चर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टोमेटा इस तरह से ओपन हो जाएंगे। जस्ट नाइट में जस्ट इसका उल्टा होगा कि यहाँ पे जब शुगर जब है स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी, मीन्स पानी गार्ड सेल्स से सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव करेगा, और गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी कम हो जाएगी, यानी कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ द स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस थ्योरी के। ये थ्योरी पूरी तरह से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी है, इसके कई सारे डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि लाइट के प्रेजेंस में स्टार्च डिसअपियर हो जाता है गार्ड सेल्स में से, और स्टार्च डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे शुगर नहीं पाया जाता है, उसके बजाय यहाँ पे गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि शुगर गार्ड सेल्स से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि स्टार्च हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन द गार्ड सेल्स ऑफ मैनी मोनोकॉट्स। बहुत सारे एक बीजपत्री पादपों के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च नहीं पाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर स्टार्च नहीं प्रेजेंट है तो किस तरह से स्टोमेटा क्लोज हो पा रहे हैं। शुगर नहीं प्रेजेंट है तो किस तरह से स्टोमेटा ओपन हो पा रहा है। थर्ड ऑब्जेक्शन है, according to this theory, osmotic pressure of guard cells increases due to the formation of glucose 1 phosphate in guard cells, but it is found that the presence of phosphate ion causes the development of same osmotic pressure as does the presence of glucose phosphate. इसका मतलब ये कि अगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है गार्ड सेल्स में, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है गार्ड सेल्स के अंदर, वही ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ फॉस्फेट आयंस के प्रेजेंस से भी डेवलप हो सकता है, मीन्स हो सक रहा है। इसकी वजह से
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। मीन्स अगर फॉस्फेट आयंस अगर प्रेजेंट है, अगर वो भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करे तो क्यों नहीं सिर्फ फॉस्फेट आयन की वजह से ही गार्ड सेल्स ओपन हो पा रहे हैं। सिर्फ फॉस्फेट आयंस की वजह से क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर जब उसी अमाउंट में डेवलप हो रहा है जितना कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डेवलप कर पा रहा है, तो गार्ड सेल्स क्यों नहीं ओपन हो सक रहे हैं। फोर्थ ऑब्जेक्शन इज एंजाइम फॉस्फोराइलेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू glucose 1 phosphate but not in the formation of starch from glucose 1 phosphate. फॉस्फोराइलेज एंजाइम जैसा कि येन टुंग ने डिस्कवर किया था गार्ड सेल्स के अंदर, उन्होंने बताया था कि स्टार्च जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से हो रहा है, तो क्यों नहीं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस से स्टार्च में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो मीन्स यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम सिर्फ एक ही सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में क्रिया कर रही, मीन्स स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो कन्वर्ट कर पा रही, लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को स्टार्च में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन है। तो इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, किस एंजाइम की वजह से कंट्रोल हो रहा है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज that the theory could not explain the extra effectiveness of blue light at the same time of stomatal opening. कि जब ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू लाइट इज द हाईएस्ट इफेक्टिव लाइट, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में होती। तो ब्लू लाइट में जब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही तो ब्लू लाइट के एप्लीकेशन के टाइम पर क्यों नहीं स्टोमेटल ओपनिंग को वो एक्सप्लेन कर पा रही है। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, यानी कि ग्लाइकोलेट उपापचय परिकल्पना। ये थ्योरी दी थी जेलित्से ने 1963 में। उनके अनुसार रक्षक कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट का निर्माण रंध्र के खुलने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है तथा इसका निर्माण CO2 की न्यून सांद्रता में भी हो सकता है। ग्लाइकोलेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्रिया में ATP का निर्माण होता है, जो रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है। ATP रक्षक कोशिकाओं में जल पंप करने में सहायक होती है, लेकिन ये थ्योरी भी कई वैज्ञानिकों को, अधिकतर वैज्ञानिकों को मान्य नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी में भी कई कमियां हैं या डीमेरिट्स हैं। सबसे पहली कमी है that it fails to explain the opening of stomata in dark when CO2 releases. जब सक्युलेंट प्लांट्स में रात के समय में CO2 रिलीज होने के समय जब स्टोमेटा खुल रहे हैं, तो उसको स्टोमेटा खुलने की क्रिया को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही है ये थ्योरी। इसी प्रकार से सेकेंड डिमेरिट है दैट इन सम प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड। कुछ प्लांट्स में दिन के समय में भी स्टोमेटा बंद पाए गए हैं, तो इसको भी ये समझाने में असफल रही है। थर्ड पॉइंट ये है कि इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्पफुल है। ये टोटली इमेजिनरी है, ये सिर्फ एक परिकल्पना है, इसको प्रूव नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ फोर्थ डीमेरिट है कि ये ब्लू लाइट की इफेक्टिवनेस को भी समझा नहीं पाई है इन केस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। रंध्र के खुलने की प्रक्रिया के समय ब्लू लाइट की इफेक्टिवनेस को भी समझाने में ये थ्योरी असमर्थ रही है। लास्ट थ्योरी इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी or proton transport theory. It is also called as active potassium pump theory, and role of abscisic acid is also there. So this theory was proposed by Fusino in 1967. सबसे ये इस थ्योरी को फ्यूजिनो ने 1967 में प्रपोज किया था, लेकिन इसे समझाया था लेविट ने 1974 में, और इस थ्योरी को सपोर्ट किया रैशके एंड बॉलिंग ने 1976 में।
It appears to be an active mechanism which needs ATP. ये एक एक्टिव मैकेनिज्म है जहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट भी है. मीन्स ATP is a form of energy which needs in the transport of potassium ion and hydrogen ion. So movement of potassium ions in the guard cells occur with the utilization of ATP which is obtained from cyclic photophosphorylation, and some ATP is also obtained from respiration which is utilized in the closing of stomata. तो यहाँ पे ATP जो cyclic photophosphorylation से जो ATP obtain की जा रही है, it helps in the exchange of potassium ions in guard cells, and some ATP also obtained from respiration which is utilized in the closing of stomata, जो stomata के बंद होने में helpful है. इसी तरह से एब्सिसिक एसिड it plays an important role in the closing of stomata. स्टोमेटा के रंध्रों के बंद होने में एब्सिसिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. ये वृद्धि संदक हार्मोन है जो कि पोटेशियम आयंस के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस जब गार्ड सेल्स के अंदर मूव नहीं कर पाते हैं और बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयंस मूव नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है गार्ड सेल्स के अंदर और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. ये थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड मॉडर्न थ्योरी है. आज के संदर्भ में सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी यही थ्योरी है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी. इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट है इस इन opening and closing of stomata. Therefore, it is now named as potassium ion transport and hormonal regulation theory. अब हम इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन एक्टिव प्रोसेस. रंध्रों के खुलने की जो प्रक्रिया है ये एक एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट है. ATP की रिक्वायरमेंट जहाँ पर भी होती है वो प्रोसेस कहलाता है एक्टिव प्रोसेस, एंड where ATP is not required then the process is called as passive process. So in opening of stomata ATP is required. How stomata opens? First, from starch malic acid is formed in the guard cells. guard cells के अंदर starch से malic acid का formation होता है. जैसा कि हमने अर्लियर भी देखा था, कई अर्लियर थ्योरीज जो थी उसमें ये ऑब्जेक्शन था कि स्टोमेटा के अंदर से स्टार्च ऑब्टेन नहीं किया जा सका. वो इसलिए जबकि उसके बजाय वहाँ पे मैलिक एसिड पाया गया, तो वहाँ पे दिन के समय स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैलिक एसिड जब बन जाता है गार्ड सेल्स में देन इट डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड मैलेट आयन. तो वहाँ पे मैलिक एसिड या मैलेट इट ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयंस में ब्रेक हो जाता है. हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ मूव करते हैं और इसके बदले में पोटेशियम आयंस जो सब्सिडरी सेल्स में प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ गार्ड सेल्स के अंदर की तरफ मूव करते हैं. सो देयर अकर्स एन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस in and out of the guard cells. So exchange occurs due to this when potassium ion moves inside the guard cells. जब potassium ion guard cells के अंदर move कर गए then it combines with the malate ions. malate ions के साथ combine होकर के potassium malate बना लेता है. potassium malate बन जाने से वहाँ पे osmotic pressure increase हो जाता है. जो परासरण दाब है guard cells का वो increase हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है. एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण, जिसमें सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल्स के अंदर यानी कि रक्षक कोशिकाओं के अंदर पानी का मूवमेंट होता है और गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं और इसकी जो गार्ड सेल्स की जो वॉल लेयर्स हैं उनको स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. तो ये तो थी किस तरह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं. अब नाउ हाउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स. ड्यूरिंग नाइट या ड्यूरिंग डार्क टाइम में या फिर नाइट के समय में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज इन सब स्टोमेटल
कैविटीज, उपरंध्रीय गुहा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही डार्क में एब्सिसिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। एब्सिसिक एसिड बनता है जो कि एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस को इनहिबिट करता है, रोकता है, रोक देता है। हमने देखा तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में वहां पे हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयंस मूव कर पा रहे हैं। पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ आ रहे हैं और हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ मूव कर पा रहे हैं। जबकि डार्क में एब्सिसिक एसिड इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, इस प्रोसेस को रोक देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर नहीं आ पाते हैं और गार्ड सेल्स में के अंदर पीएच कम हो जाता है। पीएच कम हो जाएगा तो मैलिक एसिड देन कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च, तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च का सिंथेसिस होगा और स्टार्च के सिंथेसिस होने से गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, परासरण दाब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी, यानी कि बाह्य परासरण की क्रिया होगी, जहाँ पे गार्ड सेल्स से बाहर की तरफ यानी कि सहायक कोशिकाओं में पानी का मूवमेंट होगा और गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी यानी कि पिचक जाएंगी और इस वजह से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे जस्ट सिंपल एक एब्सिसिक एसिड जो है, जो इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी कि रंध्रों के बंद होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन एक्टिव प्रोसेस while closing of stomata is a passive process. I hope कि मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट यानी कि रंध्र गति की क्रियाविधि या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू।